वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, मतलब ग्रहों की गति के संबंध में जो केपलर ने कुछ नियम दिए हैं उन नियमों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, वो आपको उनका जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने जो ग्रहों की गति है, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, कैसा किस टाइम पर वो किस पोजीशन पर होते हैं, इन सब के रिस्पेक्ट में केपलर ने जो है कुछ लॉज हमको दिए हैं। ठीक है, केपलर जो थे वो एक ही बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये न्यूटन के टाइम से भी पहले के टाइम पर थे। ठीक है, और प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में या उनके मोशन के बारे में इन्होंने डीप में स्टडी किया है। आप ऐसा कह सकते हो कि इन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है वो आसमान को देखते हुए ही बिताई है। ठीक है, इन्होंने कई तरह के टेलीस्कोप भी बनाए जिनसे ये आसमान को दिन रात देखते रहते थे, निहारते रहते थे बस। ठीक है, इन टेलीस्कोप को तो इनकी सेकंड वाइफ भी कहा जाता था क्योंकि ये अपनी वाइफ से भी ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करते थे। तो इन्होंने अपनी डीप स्टडी में, ठीक है, केवल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि कब कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पर है, सन के रिस्पेक्ट में वो कैसे मूव कर रहा है या अदर प्लेनेट के रिस्पेक्ट में वो कैसे मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व करके और उन्होंने तीन जो आपके लॉज हैं वो दिए। ठीक है, अब इससे पहले हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि केपलर के लॉ के पहले लोग क्या समझते थे कि प्लेनेट कैसे मूव करते हैं या सन जो है हमारा कैसे उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पहले से हैं, लोग पहले से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा। ठीक है, या पहले तो बहुत पहले तो ये बोला जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का और उसके चारों तरफ जो है वो हमारा सन जो है वो रोटेट कर रहा है। फाइन, ये बोला जाता था पहले तो। ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडीज़ हुई पता लगा लोगों को कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आए। देखो, सबसे पहले ये माना जाता था कि अर्थ जो है हमारी ये सेंटर पॉइंट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, मतलब अर्थ सेंटर में और फिक्स है, वो नहीं घूम रही है। और जो सन है हमारा, वो सन जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो घूमता है। भाई जनरल सी बात है, लोगों के पास पहले इतना कोई एडवांस टेक्निक तो थी नहीं, तो उन्होंने सन को ही मूव करते हुए देखा कि भाई सन जो है ईस्ट से जो है राइज होता है और इधर से जाकर के पश्चिम में डूब जाता है, पूरब से उगता है पश्चिम में डूब जाता है। तो उन्होंने देखा कि भाई चल तो सन ही रहा है। अब हमें तो आज भी अर्थ पर हम रहते हैं पर हमें ये फील कभी नहीं होता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो उस समय उनको भी फील नहीं हुआ कि अर्थ जो है भाई वो रिवॉल्व कर रही है, बट उन्होंने सन को घूमते हुए मूव करते हुए देखा तो उन्होंने कह दिया कि भाई सेंटर जो है वो अर्थ है और जो घूम रहा है वो क्या है, वो सन है। ठीक है, फाइन। बट आगे चल के कई सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट और अलग अलग ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव किया कि नहीं भाई अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो सेंटर पॉइंट नहीं है। जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है, वो सन है। और सन जो है वो फिक्स है हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में और वो अर्थ उसके चारों तरफ और दूसरे भी जो प्लैनेट्स है वो उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, तो ये तो पहली चीज़ हुई कि लोग ये समझते थे कि सन घूमता है, बट बाद में पता चला सन नहीं घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पर वो जब ये उनको पता लग गया कि भाई सन जो है वो राउंड ले रही है, अर्थ जो है वो राउंड ले रही है सन के चारों तरफ। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई जो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है उसका जो पाथ है वो कैसा है, सर्क्यूलर पाथ है। क्या बोला गया पहले, सर्क्यूलर पाथ है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से सर्क्यूलर पाथ है, मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, बस उसके ऑर्बिट का जो शेप है वो कैसा है, वो गोलाकार है, ऐसा बोला गया शुरू में। ठीक है, बट बाद में जो हमारे केपलर्स थे इन्होंने बहुत डीप में स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि नहीं भाई इसका जो शेप है वो स्पेरिकल मतलब गोलाकार नहीं है। तो फिर शेप कैसा है, तो यही उनका फर्स्ट लॉ है, उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर शुरू से ये बहुत ही मतलब जो स्काई है, जो स्टार्स है, जो गैलेक्सीज हैं हमारी, ये बहुत ही क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है शुरू से। जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, आसमान को देख करके और बहुत ही उसको स्टडी करने का ट्राई करते थे कि भाई ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, अब
जैसे अभी अगर हम नॉर्मली देखें तो अर्थ से हमें कोई भी प्लेनेट ऑब्जर्व नहीं होगा। आजकल तो खैर हाई डेफिनेशन वाले टेलीस्कोप आ गए हैं जिससे हम उनको देख सकते हैं, बट उस टाइम में वो लोग सीजन्स का वेट करते थे। जैसे ऐसे कौन से सीजन है जिसमें आकाश जो है आसमान बहुत साफ रहता है, ठीक है, मतलब कि जैसे गर्मी का मौसम है, वहाँ आसमान में बिल्कुल कोई बादल वादल नहीं है, उस समय वो फिर ऐसी खुली जगह पर जाना और अंधेरी रातों में, इस तरह से वो कई तरह के सिचुएशन जो कि एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती थी उनको भी अपने हिसाब से, उनके हिसाब से अपने आप को चला करके और फिर स्टडी करते थे, ठीक है। इसीलिए इन स्टडीज़ में इतना टाइम लगता था, ठीक है। बट आज के टाइम में क्या है, हमारे पास एडवांस से एडवांस टेलीस्कोप है, और आज के टेलीस्कोप भी कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी जगहों पर लगे हुए हैं, दूर दराज के इलाकों में। जैसे आपका कोई रेगिस्तान हो गया, डेजर्ट हो गया, या फिर आपकी कोई आर्कटिक वगैरह की साइड हो गई जहाँ पूरी बर्फ़ पड़ी, वहाँ कोई रहता नहीं आसपास, क्योंकि टेलीस्कोप से देखने से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या होती है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है लाइट के रिफ्लेक्शन की। अगर आप शहर में यहाँ पर कहीं से टेलीस्कोप से कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है क्योंकि हर जगह लाइट्स जल रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। क्योंकि टेलीस्कोप तो किस पर काम करता है, वो तो जो आपका लाइट का रिफ्लेक्शन है उसी प्रिंसिपल पर काम करता है वो। तो इसीलिए आज भी टेलीस्कोप जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आसपास दूर दूर तक बिल्कुल शांति होती है, कोई इंसान लोग, मतलब जो भी हमें ह्यूमन बीइंग है, कोई भी शहर वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसी जगहों पर बहुत ही अच्छे से स्टडी उसकी हो पाती है, ठीक। फिर अब तो क्या किया है साइंटिस्ट ने, अर्थ के ऑर्बिट में टेलीस्कोप लगा दिया है। ये जो साइंटिस्ट है हमारे केपलर, इन्हीं के नाम से केपलर टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के ऑर्बिट पर फिक्स है, ठीक है। वो जैसे सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है वैसे ही वो भी क्या होता है, घूमता रहता है, और वहीं से इतनी ऊपर से वो स्टडी कर रहा है दूसरे स्टार्स और दूसरे प्लैनेट्स की, और भी डीप स्पेस में जाकर के बहुत सारी चीज़ों की वो स्टडी करता है, ठीक है। चलो, तो अभी पहले हम इस पर भी बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि केपलर ने लॉ क्या दिए हैं हमें। तो पहला लॉ केपलर ने ये बताया, उन्होंने सबको जगाया, जो भी लोग गलत चीज़ों की स्टडी उस समय कर रहे थे, तो उस समय भी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस लिए कि नहीं भाई ऐसा आप कैसे कह सकते हो। पहले उन्होंने कहा क्या वो हम सुनते हैं, ठीक है। केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा है, फर्स्ट लॉ उन्होंने ये कहा है कि जो आपका कोई भी प्लेनेट है, जैसे ये सन है, ठीक है, अब इसके ये हमारा अर्थ है, तो कोई भी प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है, वो राउंड आपका जो राउंड ले रहा है पूरा, उसका जो पाथ होता है, उसका जो ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है। वो कैसा होता है, इलिप्स होता है, मतलब कि अंडाकार होता है, इस तरह से होता है। ये देखो, जैसे ये अर्थ आई, ये अर्थ आई और इस तरह से यहाँ से ऐसे मूव करेगी, फाइन। मतलब उन्होंने कहा कि जो आपका ऑर्बिट का शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, वो कैसा शेप है, वो अंडाकार शेप है, वो इलिप्स उसका शेप है, ठीक है। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने किसी सर्कुलर पाथ को दबा दिया है, चपटा कर दिया है, तो वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, मान लो ये सर्कुलर पाथ था, इसको हमने दोनों तरफ से दबा दिया, तो दबा दिया तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा अंडे जैसे आकृति का हो गया, अंडाकार हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अपने स्टडीज़ के बेसिस पर यह कहा कि जो किसी भी प्लेनेट का, अर्थ से ही मतलब नहीं है, कोई भी प्लेनेट है उसका जो ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है, वो गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। और आज जैसे कि हम लोग भी ये फील करते हैं कि भाई जैसे अर्थ पर 3 मौसम होते हैं, एक तो सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है। अब जब हमारा जो, अगर मान लो कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो स्फेरिकल होता, मतलब इस तरह से गोलाकार होता, तो क्या होता कि गोलाकार अगर होता तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो हर सीजन में एक ही होता, क्योंकि स्फेरिकल का जो आपका जो रेडियस है वो तो सेम ही है। मतलब अर्थ चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो इस ऑर्बिट में, उसका सन से डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। तो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो फिर अर्थ पर सीजन्स जो चेंज होते हैं, भाई सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो उसका रीज़न अब हमें, मतलब केपलर ने हमको बताया कि ये जो ऑर्बिट है वो कैसा है, वो अंडाकार है। अब अंडाकार होने की वजह से क्या होता है कि अर्थ जब इस पोजीशन पर है तो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और अर्थ के अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत दूर है, दैट मीन्स कि क्या हुआ, बहुत दूर है तो क्या हुआ
कि यहाँ पर हमें सर्दी का मौसम फील होगा, क्योंकि टेम्परेचर अब क्या होने लगा है, कम होने लगा है। फिर अर्थ जैसे जैसे पास आने लगता है तो समर सीजन आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है। तो यही कारण होता है अर्थ पर सीजन के चेंज होने का। ठीक है, वो खैर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट चूंकि ये सब होता किस लिए है, इसी अंडाकार ऑर्बिट की वजह से। ठीक है, तो आपके केपलर ने ये कहा कि इस तरीके का शेप होता है, किसी भी प्लेनेट के रोटेट करने का जो ऑर्बिट होता है वो अंडाकार होता है, स्फेरिकल नहीं होता है। फिर उन्होंने उसको डिफाइन भी किया कि ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, अब स्फेरिकल जो होता है कोई भी शेप, उसका तो सेंटर एक ही होता है। ठीक है, उसका केंद्र कौन सा होगा, एक ही केंद्र होगा, क्योंकि उस केंद्र से उस वृत्त के या उस ऑर्बिट के हर बिंदु की दूरी समान होगी, इसीलिए तो वो स्फेरिकल है। बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके दो फोकस होंगे, उन्होंने उसको दो सेंटर कहा कि एक सेंटर यहाँ है और एक सेंटर यहाँ है, और इन्होंने इनको नाम क्या दिया, मतलब फोकस है ये, और फोकाई बोला। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। फोकस हम एक पॉइंट के लिए बोलते हैं, फोकाई के लिए क्या है, दो पॉइंट है। तो यहाँ पर एक, मतलब कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके दो सेंटर है, एक ये वाला सेंटर है और एक ये वाला सेंटर है, दो सेंटर है, जिनमें से एक पर क्या है, सन है। मतलब सन या तो यहाँ होगा, ठीक है, या फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। मतलब इस ऑर्बिट के दो सेंटर है हमारे पास, और उन दोनों सेंटर में से एक पर क्या सिचुएटेड है, सन एक पर सिचुएटेड है, और अर्थ जो है फिर उस पर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। फाइन। फिर उन्होंने एक और चीज बताई कि ये जो पाथ होता है, ये जो ऑर्बिट होता है इस तरीके का, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी एक पॉइंट की डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, दोनों फोकस से। मतलब ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये इससे डिस्टेंस आ गई, मान लो मैंने ले लिया R1, इससे डिस्टेंस आ गई, मैंने ले लिया R2 या L1 L2, जो भी आप लेना चाहें। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये ऑलवेज कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। दो चीज उन्होंने बताई कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके सेंटर दो होते हैं, पहली। दूसरा कि ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट को, ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों फोकस से, यहां से भी और यहां से भी, भले ये पॉइंट मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये कैसे हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट। ये दो चीज होती है, उस पाथ को हम बोलते हैं अंडाकार है वो इलिप्स है। फाइन। तो फिर तो केपलर ने यही दो चीजें अपने लॉ में बताई, तो उसको लिखते हैं हम। चलो, केपलर ने क्या कहा कि किसी भी प्लेनेट का, किसी भी ग्रह का जो ऑर्बिट होता है, जो कक्ष होता है, कक्ष, किसी भी ग्रह के कक्ष का जो आकार है वह कैसा होता है, वह अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है, ये पहली बात, अंडाकार होता है। इसके दो फोकस या दो केंद्र होते हैं, दो केंद्र होते हैं, जिनमें से एक पर सूर्य होता है या उपस्थित होता है। ठीक है, किसी भी ग्रह के कक्ष का जो आकार है वह अंडाकार होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शेप ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी प्लेनेट इज एलिप्स। ठीक है, एंड इट हैज टू फोकाई। ठीक है, इन विच, वन ऑफ विच लिख सकते हैं हम, वन ऑफ विच सन इज सिचुएटेड। ठीक, मतलब कि किसी भी ग्रह के कक्ष का आकार अंडाकार होता है और उसमें दो केंद्र होते हैं, जिसमें से एक केंद्र पर सूर्य उपस्थित होता है। ये केपलर का सिंपल सा प्रथम नियम होता है।
ठीक है, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का नियम। और मज़े की बात है कि ये केवल हमारे सौरमंडल पर नहीं, जितने भी सौरमंडल है, और ये चीज़ ये भी हमको केपलर नहीं बताया कि जो स्टार्स हैं, सन जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का स्टार है। अब ऐसे कई सारे स्टार्स हैं आसमान में, हमें पता है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो दूसरे भी स्टार हैं उनके भी चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है यूनिवर्स में, उस दूसरे भी स्टार्स हैं जिनके भी आसपास प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसका भी उन्होंने केपलर इफेक्ट के नाम से एक थ्योरी आती है वो दी थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि वहाँ पर प्लैनेट होता है। एक्चुअल में वो करते क्या थे, जैसे मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन के यहाँ पर हमारा अर्थ है, प्लेनेट है, फाइन। तो अर्थ तो हम तो अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, बट मान लो अगर हमें मास को हमने डिस्कवर किया या मास को हमने देखा, या मास के बारे में हम एक तरह से ये कहें कि स्टडी कर रहे हैं, या दूसरे स्टार के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये मान लो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब ये दूसरा सोलर सिस्टम है, ये दूसरा सोलर सिस्टम है जिसका ये दूसरा सन है, और उसके भी चारों तरफ क्या है, उसके भी चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये एक प्लैनेट आ गया, मान लो ये दूसरा प्लैनेट है, इस तरह से। अब हम अर्थ पर है यहाँ पर, और यहाँ से उसको देख रहे हैं। भाई जो केपलर थे वो भी अर्थ से उनको ऑब्जर्व करते रहते थे, तो वो इस स्टार को देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो देखते थे, हर रात उसकी स्टडी करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो स्टार है, इसके सामने जब कोई प्लेनेट आता है तो उसकी जो स्टार की जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, उस पर एक स्पॉट दिखाई देता है। ठीक है भाई, होगा ही सही। अगर मान लीजिए कोई लाइट बल्ब जल रहा है, उसके आगे से कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट अगर वहाँ से निकलता है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर स्पॉट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी स्पॉट को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये देखा कि ये जो स्पॉट आया है ये एक मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आता है। ठीक है, जैसे अर्थ को मूव करने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगते हैं, वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग टाइम लगता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्पॉट यहाँ पर आया है, भाई थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि ये जो प्लैनेट है ये तो घूम के जब वापस इस तरफ से सामने आएगा, और यहाँ से उसको केपलर देख रहे हैं, तो केपलर ने उसको देखा, तो थोड़ी देर के लिए ये मतलब जब तक वो इसके सामने से निकल नहीं जाता है तब तक के लिए उनको एक स्पॉट दिखाई दिया। फाइन, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हो ना हो उन स्टार्स के चारों तरफ भी क्या है, उन स्टार्स के चारों तरफ भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि फिर इस थ्योरी को और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, और डेफिनेट होगी ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट हैं, कितने सारे स्टार्स हैं, हर स्टार्स के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, ये बात ठीक है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम इन फ्यूचर में वहाँ जाएँ तो जाएँ, अभी तो नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो केपलर ने हमें बताया, और इसी को कहा जाता है केपलर इफेक्ट। और आज भी जो हमारा केपलर टेलीस्कोप है या कोई भी एडवांस टेलीस्कोप है, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, जो स्पेस में लगा हुआ है, केपलर टेलीस्कोप कहाँ पर लगा हुआ है, अर्थ के ऑर्बिट में। ये अर्थ है हमारी, अर्थ का जो ऑर्बिट है, यहाँ पर केपलर टेलीस्कोप जो है इस तरह से बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, और वो घूमता रहता है ऑर्बिट में, और वो फिर डीप स्पेस की स्टडी करता है, और इसी तरह के केपलर के जो केपलर इफेक्ट है उसी का यूज़ करके नए नए प्लैनेट्स की डिस्कवरी करता रहता है। फाइन, चलो, तो ये तो फर्स्ट लॉ की बात हमने कर ली, और थोड़ी सी बात केपलर इफेक्ट की भी कर ली। अब सेकेंड लॉ पर आते हैं। तो केपलर का सेकेंड लॉ क्या था भाई? केपलर ने कहा सेकेंड लॉ में कि जो भी आपका ऑर्बिट है, ठीक है, उसको पहले समझ लेते हैं हम, फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सन है, सेकेंड लॉ की बात करें तो ये सेकेंड लॉ, ये सन है हमारा, ठीक है, और ये रहा हमारा अर्थ, ये घूम रहा है इस तरह से, ये हमें बता दिया पहले ही उन्होंने। फाइन, अब उन्होंने कहा सेकेंड लॉ में कि अर्थ और सन, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है भाई, इन दोनों को अटैच करने वाली, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पर, ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल पर मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पर जो एरिया है
स्वीप करती है वो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स कि देखो उसको पहले आप समझ लो, फिर डेफिनेशन पर जाएंगे हम। मान लो ये अर्थ यहाँ पर है अभी, ठीक है। अब हम 15 दिन का टाइम ले लेते हैं कि 15 दिन के बाद ये जो अर्थ है ये घूमकर यहाँ पर पहुँच गई। फाइन, पहले अर्थ यहाँ थी, 15 दिन बाद यहाँ आ गई। तो इसने जो एरिया कवर किया है भाई, पहले अर्थ और सन को अटैच करने वाली लाइन ये वाली थी, अब ये वाली हो गई। तो ये जो एरिया इसने कवर किया है इसको हम मान लेते हैं A1, ठीक। फिर अर्थ मान लो इस तरफ आ जाओ कि अर्थ अब यहाँ पर आ गई है, और फिर उसकी जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली। अब 15 दिन के बाद यहाँ पर 15 दिन के बाद यहाँ पर 15 दिन के बाद मान लो अर्थ जो है वो यहाँ आ गई। तो अब ये जो एरिया बनाया है अर्थ ने, इसको हमने दे दिया A2, है ना। तो अब केपलर का कहना है कि ये जो A1 और A2 है ये ऑलवेज कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। A1 और A2 कैसे होंगे, सेम होंगे। आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, मतलब दोनों के लिए टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 15 दिन लिए हैं तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 15 दिन ही लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 1 महीना लिया तो यहाँ पर भी 1 महीना आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये सेकंड लॉ दिया है, और ये जो लॉ है ये किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मान लो सिर्फ इससे ही मतलब नहीं, आप दूसरा कोई भी एरिया ले लो। जैसे मैंने मान लो अब ये वाला एरिया ले लेता हूं मैं, ये सन है हमारा। अब सन से मैं मान लीजिए ये वाला एरिया ले लिया। अब यहाँ पर मेरा अर्थ है ना, और अर्थ जो है वो 10 दिन के बाद यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, ये एरिया हो। तो ये जो एरिया हो गया A1, ठीक है। और मान लीजिए फिर मैं ले लेता हूँ यहीं पर कोई पीछे कोई दूसरा एरिया ले लेता हूँ कि अर्थ ने यहाँ पर भी 10 दिन में यहाँ से यहाँ का जो है वो ट्रेवल कर लिया है, इसको A2 दे दिया मैंने नाम। एक और ले लो भली आप, A3 ले लो, पर उसमें भी टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये A3 ले लिया, यहाँ भी 10 दिन का ऑब्जर्वेशन देख लिया आपने, ये एक और एरिया बन गया, ये A3 हो गया, ठीक है। तो अब केपलर लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, सिंपल, कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, ये केपलर का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो अब उसको जरा हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसका, केपलर सेकंड लॉ का क्या है भाई। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलना चाह रहा है, केपलर का सेकंड लॉ हमें बता रहा है कि द लाइन जॉइनिंग सन एंड अर्थ, ठीक है। आप सन और एनी प्लेनेट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम अर्थ पर रहते हैं इसलिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं। द लाइन जॉइनिंग सन एंड अर्थ इन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या कर रही है कि जो ये लाइन है सन और अर्थ को जोड़ने वाली, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप कर रही है, मतलब इक्वल एरिया को कवर कर रही है, स्वीप कर रही है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कवर भी लिख सकते हैं, कवर कर रही है, ठीक है, इक्वल एरिया, यही उनका सेकेंड लॉ है। तो सूर्य तथा किसी भी ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है। फाइन, ये सिंपल सा हमारा सेकेंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि जो शेप है वो कैसा है, वो इलिप्स है, अंडाकार है। दूसरे लॉ में बता रहे हैं कि जो जॉइनिंग की लाइन है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया जो है वो कवर कर रही है, स्वीप कर रही है। फाइन, चल अब आते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या है? देखो, अब केपलर ने थर्ड लॉ में ये बताया, मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन देखें उसका, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर।
ठीक है। अब पहले ये समझ लो कि आर क्या है और टी क्या है। हमने कहा कि सन है, सन के ये आपका शेप है ऑर्बिट का, और यहाँ पर अर्थ जो है हमारी ट्रेवल या जो है घूम रही है। फाइन। अब देखो अर्थ चूंकि ये अंडाकार है, इसको थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं हम, अंडाकार है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अर्थ जब यहाँ है तो यहाँ से सन का जो डिस्टेंस या इसको हम रेडियस कहें वो डिफरेंट होगा, इसको अपन r1 नाम दे देते हैं। और यहाँ पर अगर जब अर्थ आएगी तो उसका जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, इसको हमने r2 नाम दे दिए। मतलब जितने भी पॉइंट है उन सब पर इसका जो डिस्टेंस है सन और आपके अर्थ का वो कैसा है, डिफरेंट है। भाई स्पेरिकल जब कहा जाता था कि जो धरती का जो कक्ष है, जो ऑर्बिट है वो कैसा है, गोलाकार है, स्पेरिकल है, तो वहाँ पर तो सारे पॉइंट पर दोनों का डिस्टेंस कैसा था, सेम था। बट यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि इस तरह का शेप है, तो इस तरह के शेप में तो डिस्टेंस हर पॉइंट पर कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर जो है यहाँ पर रेडियस, कौन सी रेडियस है, एवरेज रेडियस। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, आर एवरेज रेडियस है, औसत त्रिज्या है या औसत दूरी है। कौन की दूरी है, सन और अर्थ के बीच की औसत, एवरेज। तो अब उसका क्यूब, ठीक है, मतलब उस पर हमने 3 का पावर लगा दिया, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कौन सा, कि अर्थ जो है वो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन और 6 घंटे के आसपास। तो 365 दिन में अर्थ पूरा क्या हो जाएगी, घूमकर वापस आ जाएगी अपनी जगह पर। तो उसको बोला उन्होंने कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, और उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के। आर क्यूब क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। फाइन, ये सिंपल सा उनका थर्ड लॉ है। मतलब इसका क्यूब, एवरेज डिस्टेंस का क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं कि R इक्वल टू क्या है, एवरेज रेडियस, या इसको डिस्टेंस लिखना सही होगा, डिस्टेंस लिख देते हैं, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, और T क्या है, टाइम पीरियड, T है हमारा टाइम पीरियड। फाइन, चलो तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कि क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ इज directly proportional to square of time period। मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम, कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी समानुपाती होती है, औसत दूरी टाइम पीरियड के, मतलब समय अंतराल के वर्ग के समानुपाती, औसत दूरी का घन है ना, औसत दूरी का घन वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, ये भी सिंपल सा लॉ है। अच्छा, इसमें हाँ हमें और क्या चीज़ें पता चलती है, थर्ड लॉ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, केपलर ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि सन और अर्थ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, मतलब हमेशा कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एनी प्लेनेट इज ऑलवेज डिफरेंट। सूर्य तथा किसी भी ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य तथा किसी भी ग्रह के
बीच की दूरी हमेशा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, या भिन्न होती है। ये पहली चीज उन्होंने बताई। अब दूसरा क्या बताया उन्होंने कि ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस एक जैसा नहीं है हर पॉइंट पर। दूसरा चीज इन्होंने ये बताया कि डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड भी एक जैसा नहीं है, ठीक है। क्यों एक जैसा नहीं है? क्योंकि आप देखोगे कि जब अर्थ जो है सन से इतनी दूरी पर है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अलग है, और केपलर को तो पता भी नहीं था जबकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो हमको न्यूटन ने बताया बाद में, है ना। तो उन्होंने तो सिर्फ मोशन पर बात की थी। तो अर्थ, सन और अर्थ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा। बट जब अर्थ यहाँ पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो अर्थ को ज़्यादा स्पीड से घुमाएगा सन, है ना। मतलब कि ये जो पोर्शन है जिस पर अर्थ जो है सन से ज़्यादा नज़दीक है, पास है, इस पोर्शन पर अर्थ का जो स्पीड है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे ही अर्थ दूर गई, ठीक है, तो दूर गई तो क्या होगा, दूर गई तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई आप देखो ना कि कोई सर्कल अगर घूम रहा है, जैसे मान लो ये एक कोई सर्कल है और अपने सेंटर पर ये इस तरह से घूम रहा है, जैसे हम वो खिलौने वाली चक्री घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सेंटर है उसके पास वाला जो पॉइंट है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो सेंटर से दूर वाला पॉइंट है उसकी स्पीड कम होती है। यही होता है भाई। जैसे हम बस ट्रेन में बैठे हैं और अगर हम हमारे पास की चीज़ों को देखते हैं तो कैसा लगता है कि बहुत तेज़ी से जा रही है, पर अगर दूर देखते हैं कहीं पहाड़ों पर कोई पेड़ को तो ऐसा लगता है कि बहुत आराम से चल रहा है वो, क्योंकि सेंटर हमसे जितना पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हमें उतना तेज़ी से जाता हुआ दिखाई देगा, और दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम होगी। तो वैसे ही वहाँ तो हमें केवल फील होता है, पर यहाँ पर एक्चुअल में होता है कि जो सन का जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर अर्थ उसके नियरेस्ट है, उसके पास है, यहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा है। और जैसे ही सन, जैसे वो होता है ना गोला फेंक, है ना, जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो एक चेन से गोले को बांध करके और घुमा करके फेंकते हैं, तो जैसे ही वो घुमा करके उसको फेंकते हैं, जैसे ही वो दूर जाएगा तो दूर चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जब तक वो हाथ में घूमता रहेगा उसकी स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो सेम यही, तो केपलर ने इस लॉ के अलावा हमको ये दो चीज़ें और बताई। पहली चीज़ तो ये हो गई डिस्टेंस के लेकर, और दूसरी चीज़ उन्होंने बता दी स्पीड को लेकर कि अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है वो भी कैसा है, एक जैसा नहीं है, वो भी एवरेज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब एक साल में वो कवर तो कर लेगी पूरा, वो तो फिक्स है, बट उस एक साल में वो मान लीजिए 3 महीने कुछ और स्पीड से चल रही है, 2 महीने कुछ और स्पीड से चल रही है, इस तरह से स्पीड्स में वेरिएशन आने लगेगी। फाइन, तो ये हो गए हमारे केपलर्स के लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी हमें पता है कि ग्रेविटी का जो डिस्कवरी है वो न्यूटन ने किया था, ठीक है। वो एप्पल वाली स्टोरी सभी को पता है कि उनके ऊपर एप्पल गिरा या उनके सामने, इस पर थोड़ा सा लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है। बट ये फिक्स है कि एप्पल को या किसी और चीज़ को उन्होंने गिरते हुए देखा और उससे ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये आखिर नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने ग्रेविटी का वहाँ पर डिस्कवरी कर दी और उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितने भी छोटे से छोटे हों या फिर बड़े से बड़े हों, बिगर ऑब्जेक्ट हो मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो या छोटे ऑब्जेक्ट हो, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक फोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और इसी फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। जैसे एप्पल वाले केस में उन्होंने क्या किया कि एप्पल और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अब अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए एप्पल अर्थ पर गिर गया। अगर मान लो कि अर्थ से भी बड़ी कोई चीज़ है, तो जैसे सन है, अगर सन चाहे तो अर्थ को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट चूंकि मास में डिफरेंस होने की वजह से जो फाइनल फोर्स होता है वो जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसकी तरफ ही जाता है, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड के कोई भी दो छोटे से छोटे कण हो या बड़े से बड़ा प्लेनेट या स्टार हो, उनके बीच में एक आकर्षण का बल होता है, वो एक दूसरे को आकर्षण के बल से अपनी तरफ खींचते हैं, और उसी बल को उन्होंने क्या कहा, ग्रेविटी कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। फाइन, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, एक लॉ दिया
और उन्होंने जो लॉ दिया वो केपलर्स के लॉज की स्टडी करने के बाद ही दिया, क्योंकि केपलर के लॉज पहले आ गए थे। हालांकि केपलर को नहीं पता था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, बट उन्होंने उनके लॉज की, उनकी थ्योरीज की स्टडी करके और फिर उसमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया कि भाई ये जो कुछ इन्होंने मोशंस बताए हैं प्लैनेट्स के, ये मोशन है, सही हो रहे हैं, बट किसकी वजह से हो रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं। और उन्होंने ग्रेविटी का जो लॉ दिया वो लॉ हम यहाँ पर लिखते हैं। लॉ होता है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट है, एक तो ये 2 पॉइंट है, दोनों के बीच के हमने सेंटर से इनका डिस्टेंस लिया, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सेंटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटी जो है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सबसे पहले वही बता देता हूँ मैं। चलो, तो सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक बॉडी और दूसरी बॉडी दोनों की जो सेंटर की लाइन होती है उस पर एक्ट करता है। पहली चीज़, मतलब मान लो ये एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी, इन दोनों की जो सेंटर लाइन है जो इनके सेंटर को अटैच करती है, ये कहीं और भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो तब भी इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर को अटैच करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर ये फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है? इसकी डायरेक्शन 2 तरह से हो सकती है भाई। जब इस बॉडी पर आप अगर आओगे, ठीक है, जैसे बी की बात करें तो बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ हो गई। अब ए की बात करें तो ए किसको अट्रैक्ट कर रहा है? बी को, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी। मतलब जो पॉइंट है उस पॉइंट से उस पॉइंट्स के टुवर्ड्स भी हो सकती है और उस पॉइंट के अवे भी हो सकती है। देखो, ये अवे हो गया, इस पॉइंट के लिए अवे हो गया, और इस पॉइंट के लिए ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो गई? टुवर्ड्स में हो गई। तो किसी भी पॉइंट के अवे या टुवर्ड्स, मतलब उसके पास जाता हुआ कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट है तो इससे इस दिशा में भी वो बल कार्य कर सकता है और उससे दूर जाती हुई दिशा में भी वो बल कार्य कर सकता है। तो सेंट्रल फोर्स जो होता है, ऐसे फोर्स हैं जो किसी भी 2 बॉडीज के सेंटर लाइन को, जो उनके सेंटर को जो जोड़ने वाली लाइन है, उस लाइन पर काम करते हैं, और साथ में उनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होती है? डायरेक्शन जो है वो अवे भी हो सकती है और टुवर्ड्स भी हो सकती है। ठीक, दूसरी बात कि जो सेंट्रल फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो सेंट्रल बॉडी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि उन दोनों बॉडीज के मास में कितना डिफरेंस है। ठीक है, मतलब मान लो हम सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है, तो सन और अर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों के मास में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये सन है, ये अर्थ है, तो सन का मास तो कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। उस मतलब सन में करीब करीब 10-11 लाख या उससे भी ज़्यादा अर्थ समा सकती है, अर्थ आ सकती है, मतलब इतने टाइम्स उसका मास ज़्यादा होता है, और अर्थ का जो मास है वो उससे कम होता है। तो 2 बॉडीज़ के मास में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, सेंट्रल फोर्स उतना ही, सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि सन और अर्थ की जो बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। जैसे अर्थ है और सैटेलाइट है, हमने कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ा हुआ है, तो उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है, अर्थ और हमारे अर्थ का सैटेलाइट, उनका भी फोर्स क्या है? अच्छा खासा है। तो कहने का मतलब कि ये जो सेंट्रल फोर्स होता है ये 2 बॉडीज़ के सेंटर लाइन जो जोड़ती है उस पर एक्ट करता है। पहली चीज़ लिख लेते हैं, चलो हम, कि एक्ट ऑन सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन पर एक्ट करता है। दूसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ 2 बॉडी। ठीक है, डिपेंड किस पर करता है? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन masses of 2 bodies। 2 बॉडीज के बीच में मास का जितना ज़्यादा अंतर होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेविटी। ग्रेविटी एक सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ले सकते हैं, वो भी क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब उसी तरह से काम करता है जैसे ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, चलो, कुछ डिफरेंस भी होते हैं उनमें, बट कुछ सिमिलरिटीज भी होती है। तो अब वापस आते हैं हमारे लॉ के ऊपर, कि जो लॉ है वो क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है कि जो फोर्स है, ठीक है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स।
ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई अगर ये हम कांस्टेंट नहीं लेंगे तो ये इस तरह का साइन लेना पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों मासेस के, ठीक है। मतलब m1 m2 दो मास की बात कर रहे हैं हम, जैसे एक मास हमारा सन है, एक मास हमारा अर्थ है, तो इसका मास हमने मान लिया m1, इसका मास हमने मान लिया m2, तो इन दोनों के मासेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों की जो बीच का जो डिस्टेंस है ये r है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब इन मास के, इन द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर इनको हम दोनों को अगर कांस्टेंट मान ले तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ये होगा। मतलब कि f किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, r² के, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये लॉ से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है, वो फोर्स इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने क्या लिया, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है हमने 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये कांस्टेंट ले लिया m1 m2/r², ठीक। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंट्रल फोर्स को देखा था, तो उसमें ये कहा था कि भाई जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो भाई मतलब यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो हमने तो एक ही लिखा है भाई, ये F1 फोर्स जो सन अर्थ पर लगा रहा है, F2 फोर्स जो अर्थ किस पर लगा रही है, सन पर लगा रही है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F1 F2। तो ये जो F1 F2 दोनों फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने F लिखा है, फाइन। अगर आप उसको अलग अलग भी लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये देखो F1 के लिए लिख दिया हमने और इसी को यहाँ पर हम लिख दें F2 इस तरह से, तो ये दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो F1 और F2 दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको सिर्फ क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। अब आगे देखो, तो F मतलब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ma, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन्स के लॉ में हमने पढ़ा था, F = क्या होता है, ma, भूल जाना नहीं है ना, पढ़ते रहना पिछली चीज़ें भी। तो ma, अब F1 है तो m1 a1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो m1 m2/r², तो ये देखो m1 से m1 हम क्या कर सकते हैं, m1 से m1 को कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा क्या, a1 = g m2r²। मतलब ये एक्सेलरेशन आ गया किसके लिए, जो फोर्स सन लगा रहा है अर्थ पर, उस फोर्स के थ्रू जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी तरह इधर देख लो, तो इधर क्या देख लो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F1 था तो हम ले लेते हैं F2 = g m1 m2/r²। अब F2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m2 a2 g m1 m2/r²। यहाँ पर m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो a2 बचा g m1/r²। मतलब ये वो एक्सेलरेशन है जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स के कारण जो अर्थ लगा रही है किस पर, सन पर, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, देखो आप सन तो बहुत बड़ा है, इसलिए आप कहोगे कि भाई सन पर क्या फोर्स लगाएगी अर्थ, बट फोर्स लगता है। जैसे हम उसका एग्जांपल हमारे मून से ले सकते हैं कि मून जो है और अर्थ जो, इनके बीच में भी बहुत डिफरेंस है मास में। जो मून है उसका मास अर्थ से 5-6 गुना कम होता है, ठीक है, बट फिर भी उस मून की ग्रेविटी का इफेक्ट हमें अर्थ पर देखने को मिलता है। लो टाइड, हाई टाइड, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा जिसको बोला जाता है, वो किसकी वजह से उठता है, चंद्रमा की वजह से, ठीक है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब कि चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, वो भी बड़े ऑब्जेक्ट पर अपना जो बल है वो लगाता है। अब वो इफेक्ट चूंकि हम अर्थ पर है तो हमें दिख रहा है, बट सन पर वो इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि सन बहुत ही बड़ी बॉडी है, बट फिर भी फोर्स अर्थ क्या करती है, लगाती है। और अर्थ से भी जो छोटे प्लैनेट्स है वो भी उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो मेजरेबल भले ही हो या ना हो, ठीक है, बट दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है और इक्वल फोर्स लगा रही है, फाइन। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल का लॉ, जो हमें किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है इसको न्यूटन ने दिया था, इसके बाद उन्होंने जो केपलर की स्टडीज है उसको स्टडी करने के बाद इस लॉ को प्रपोज किया था।
फाइन। तो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें न्यूटन ने प्रोवाइड किया है और उसमें कई सारी बातें कही है। ये तो एक सिंपल सा लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो एक और टर्म आता है इसमें हमारा वेटलेसनेस, मतलब भारहीनता। भारहीनता क्या होती है? देखो वेटलेसनेस, भारहीनता। भारहीनता क्या होती है? ठीक है, क्या होती है भारहीनता? देखो जनरली हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के अंडर में होते हैं, अंडर द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के अंडर में है अभी हम, ठीक है, तो हमें अपना जो एक वेट है वो फील होता है, ठीक है। जैसे अर्थ पर है तो हमें हमारा वजन फील होता है कि हाँ भाई हमारा है, और हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में एक लिमिट्स है कि उस लिमिट से ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उड़कर कहीं चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि अर्थ हम पर ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई कर रही है। बट वेटलेसनेस मतलब भारहीनता वो अवस्था होती है जहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, वो अप्रॉक्स जीरो, ठीक है, टोटल जीरो नहीं होता, अप्रॉक्स जीरो हो जाता है। और उसको फील कब कर पाओगे आप? दो कंडीशन में, या तो आप अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चले जाओ, ठीक है, जैसे कि स्पेस में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं हमारे, जो स्पेस स्टेशन पर होते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, बाहर का मतलब अर्थ की ग्रेविटी तो बहुत बड़ी होती है, इक्वेटर तक होती है, बट जितना ज़्यादा आप अर्थ से दूर जाओगे, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा स्पेस स्टेशन है, तो ये अर्थ से 400 या 450 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई पर्सन है तो उसको कैसा फील होगा? उसको ग्रेविटी जो है वो फील नहीं होती है, मतलब जीरो ग्रेविटी, अप्रॉक्स जीरो वहाँ पर हो जाती है। मतलब कि वो हवा में, आपको देखा ही होगा ना टीवी पर कि हवा में ऐसे उनके जो स्टेशन है उसके अंदर घूम रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो पानी की जो ड्रॉप्स हैं वो हवा में तैर रही हैं। कोई भी चीज़ वहाँ पर सबको बांध के रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं है क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसीलिए वो भारहीनता का अनुभव करते हैं, मतलब कि एक तरह से वेटलेसनेस हो जाती है, वेटलेसनेस। बट अगर अर्थ पर हमको ये फील करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? क्योंकि हर कोई तो वहाँ नहीं जा सकता है ना, वहाँ तो सेलेक्टेड पर्सन जा रहे हैं। बट अर्थ पर अगर आपको वेटलेसनेस मतलब भारहीनता को अगर फील करना है तो क्या करना होगा? फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से गिराया, बिल्कुल फ्रीली वो गिर रहा है, ग्रेविटी से नो रेजिस्टेंस, मतलब ग्रेविटी का वो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। इसका जैसे आप मेले में कभी झूला झूले होगे, तो जब झूला वो गोल वाला नीचे आता है तो पेट में कुछ कुछ होता है, ठीक है, तो वो जो इफेक्ट होता है उसी को बोला जाता है वेटलेसनेस। क्योंकि जब झूला नीचे आ रहा है तो आप ग्रेविटी से कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हो, आप फ्रीली फॉल कर रहे हो उस पोर्शन में। जैसे ये झूला इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, अब जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तब तो आपको थोड़ा वेट फील होता है, वजन फील होता है, बट जब आप यहाँ पर आने के बाद इस वाले पोर्शन से नीचे गिरता है झूला, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या फील होता है? यहाँ पर आपको भारहीनता महसूस होती है कि आपका कोई वजन नहीं है, इसीलिए वो अजीब सी फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग आपको ऑर्बिट में आएगी अर्थ के, और ये जो फीलिंग यहाँ पर आ रही है ये तो थोड़ी देर के लिए होती है क्योंकि ये झूला वापस से फिर ऊपर चला जाएगा। आप इसके अलावा जो पैराशूट से जंप करते हैं वो लोग भी फ्री फॉल करते हैं, तो फ्री फॉल जब भी फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी ऊपर से गिर रही है उस बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स का बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रही है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध नहीं कर रही है, वो उसके प्रभाव में, जैसे पानी पर पत्ता बिल्कुल फ्रीली जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, वो कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसका बहने का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे लहर के विरोध में आप बहोगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पर अगर उसके साथ बहते जाओगे तो क्या होगा कि आपको अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाना है, मतलब कि वही वेटलेसनेस वाली सिचुएशन वहाँ पर भी आ जाती है। तो फ्री फॉल ऑफ जब भी होता है, आप कहीं से ऊंचाई से कूदते हैं या किसी भी झूले वगैरह में या कोई भी ऐसी मशीन जो कि आपको इस तरह का की फीलिंग दे सकती है, वहाँ पर जब भी फ्री फॉल हो रहा है मतलब ग्रेविटी का आप कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हो, ग्रेविटी का कोई भी विरोध आप नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है। चलो, अब भारहीनता जो होती है, वेटलेसनेस जो होता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्पेस में आप गए, स्पेस में जो स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट हमारे हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो 3 महीने 4 महीने में शिफ्ट उनका जब भी रोटेट होता है तो 3-4 महीने कम से कम उनको वहाँ रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो बनी हुई है किस लिए? वो
अर्थ की ग्रेविटी को सहन करने के लिए, उसके हिसाब से काम करने के लिए बनी हुई है। हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो अर्थ पर हुआ है, तो इसलिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, हमारी मसल्स उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है। बट जो पर्सन वहां चला गया, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया, मतलब अब उसकी मसल्स पर कोई भी फोर्स नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मसल्स को जनरली स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में जाके, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेट ही तो उठा रहे हैं ना, तो वो फोर्स हम हमारी मसल्स को दे रहे हैं, इस वजह से वो स्ट्रांग हो रही है। अब वहाँ पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, जो बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी नहीं है, तो उन एस्ट्रोनॉट्स की जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती है, इसलिए उनको अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ती है अपने आप को फिट रखने के लिए। अर्थ पर तो कोई पर्सन अगर एक्सरसाइज ना भी करे तो वो सर्वाइव कर जाएगा, बट वहाँ पर अगर आप जाने के बाद एक्सरसाइज ना करोगे तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कैसी हो जाएंगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे ही आप वापस अर्थ पर आओगे तो ग्रेविटी का वजन आपको इतना ज़्यादा लगेगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, ठीक है। तो वेटलेसनेस लंबे टाइम तक हमारे लिए जो है वो अच्छी नहीं होती है, वो केवल एक अच्छी फीलिंग जरूर है, बट फ्री फॉल के लिए तो कुछ सेकंड में होती है, बट एस्ट्रोनॉट जो है उनको मेंटेन रहना पड़ता है। वहाँ पर अगर वो वेटलेसनेस फील कर रहे हैं, भारहीनता का अनुभव कर रहे हैं, तो उस भारहीनता के प्रभाव से बचने के लिए उनको कई तरह की एक्सरसाइज करना पड़ती है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि अर्थ की ग्रेविटी के अलावा हम किसी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी पर जाते हैं, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी जॉन कॉर्टर करके, ऐसी कोई मूवी थी हॉलीवुड की, उसमें वो मार्स पर चला जाता है, ठीक है, मतलब हमारा जो पड़ोसी प्लेनेट है उस पर। अब अर्थ के कंपैरिजन में वो छोटा है, मतलब उसकी ग्रेविटी भी कैसी है, छोटी है, तो वहाँ पर वो इजीली जंप करता है। जैसे मून पर हमारे एस्ट्रोनॉट ने जंप किया था, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि फिर उसकी मसल्स भी जो होती है वो कैसे होने लगती है, वीक होने लगती है। तो कहने का मतलब कि भारहीनता जो होती है वो लंबे समय के लिए हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो बैड इफेक्ट देती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से डेवलप नहीं हुई है, ठीक। तो ये न्यूटन के ग्रेविटेशन का लॉ है, और उसमें हमने भारहीनता को भी पढ़ा, समझा, ठीक। इसके बाद आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर हम बात करेंगे।